हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो एग्जाम में बचा है एक दिन का समय। एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो ये वीडियो मैं रिवीजन के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। मैंने एनसीईआरटी क्लास 4th और 5th के नोट्स बनाकर पढ़ाया था। क्लास 3rd की बुक अपडेट हो गई थी, तो उस बुक की मैंने समरी आप लोगों को पढ़ाई थी और प्रैक्टिस भी मैंने करवा दी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दिए, प्रैक्टिस भी करवा दी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईवीएस में आप बहुत अच्छा करके आएंगे यदि आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। अब ये रिवीजन वीडियो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि जो क्लास 4th और 5th के नोट्स बनाकर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसका रिवीजन करना भी जरूरी है। जिसने लगातार वीडियो देखी है उसे तो कोई समस्या नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वीडियो नहीं देख पाया होगा। तो इस एक वीडियो में मैं क्लास 4th और 5th जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनका रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये नोट्स है क्लास 4th का। तो क्लास 4th के पहले लेसन से शुरुआत करते हैं, और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट लेसन है सभी का जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो पहला लेसन है चलो चले स्कूल। तो इसमें स्कूल जाने के तरीकों के बारे में बताया गया है। असम में बच्चे बांस और रस्सी के बने पुल पार करके स्कूल पहुंचते हैं। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली यानी कि लकड़ी का बना झूला, उसी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ट्रॉली पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है, ये होती है ट्रॉली। केरल के कुछ भागों में बच्चे वल्लम यानी लकड़ी की छोटी नाव में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं, और ये वल्लम आपको याद रखना है। वल्लम जो है केरल में छोटी नाव को कहा जाता है। राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं, और उत्तराखंड में बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर स्कूल पहुंचते हैं। तो लेसन पहला है, इसमें स्कूल जाने के तरीके बताए गए हैं। पार्ट 2 में क्या बताया गया है, कान कान में। बहुत ही जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, मैं आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। तो पार्ट 2 में कान कान में यानी कि कानों के बारे में इसमें बताया गया है कि जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। तो गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, इन सभी के कान बाहर की तरफ दिखाई देते हैं। और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। तो आपको अंतर इतना ही याद रखना है, जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वे बच्चे देते हैं। यहाँ पर उदाहरण में मैंने चित्र यहाँ पर लगा रखे हैं ताकि आप लोगों को याद रहें। और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वे देते हैं अंडे, जैसे कि सर्प है, पक्षी हैं, और ये मगरमच्छ है, ये सभी अंडे देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। पार्ट 3 है नंदू हाथी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कई बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल हाथी के बारे में जो तथ्य हैं बिल्कुल रट लेने हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, और यहीं पर कंफ्यूज किया जाता है। यहाँ 200 किलोग्राम वजन होता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का, लेकिन यहाँ पे कर दिया जाता है 100, और यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, हमें याद रखना है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम यानी कि लगभग 2 कुंटल। और हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं और वे फिर झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। हाथी परेशानी आने पर अपने साथियों की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। भैंस की पीठ पर बगुला आपने देखा होगा बैठा, तो ये क्यों बैठता है, क्योंकि ये भैंस की पीठ पर उपस्थित परजीवी कीटों को खाता है। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। पार्ट 5 है अनीता की मधुमक्खियां, और मधुमक्खियों से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आपको क्या क्या याद रखना है। मधुमक्खियां मिलजुल कर रहती हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं।
अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां होती हैं, ये छत्ते के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, छत्ता बनाने का काम और बच्चे पालने का काम श्रमिक मधुमक्खियों का होता है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह विशेष प्रकार का नृत्य करती है, इससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। चींटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढकर लाती हैं। चींटियां हमेशा एक ही पंक्ति में चलती हैं क्योंकि ये चलते समय अपने पीछे फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती हैं, जिससे उनके पीछे आने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ सकें। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। चींटी और मधुमक्खी की डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल को ही मेथनॉइक अम्ल कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अगला लेसन है ओमना का सफर। तो ओमना अहमदाबाद से कोट्टायम यानी केरल अपनी नानी के घर जा रही थी। ओमना ट्रेन से सफर कर रही थी। उसकी ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकती है और स्टेशन पर उसे खाने पीने की कई तरह की वस्तुएं बिकती दिखाई देती हैं। क्या क्या बिक रहा है स्टेशन पर? अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल बिकते हैं। वलासाड स्टेशन पर बटाटा वड़ा और पूरी साग और ठंडा दूध मिलता है। उडुपी स्टेशन पर इडली वड़ा मिलता है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में टैपियोका और केले के फूल की सब्जी खाई जाती है और यही आपको याद रखना है। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और माँ की माँ को अम्मुमा कहा जाता है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। अब रेल टिकट से मिलने वाली जानकारियाँ, क्या क्या जानकारी हमें रेल टिकट से मिलती है? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा की शुरुआत की तिथि और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, रेलगाड़ी का नाम, रेलगाड़ी नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन दूरी किलोमीटर में, गंतव्य पर पहुंचने की तिथि और समय, वयस्कों और बच्चों की संख्या, पीएनआर नंबर। तो यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो यात्रियों को सौंपी जाती है और यात्रियों की आयु और लिंग। ये आप देख सकते हैं, ये रेल टिकट है और ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। तो यहाँ पर आप जो जानकारी मैंने ऊपर लिखी हुई है वो सभी जानकारी आप इस टिकट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। पाठ 10 है हुतुतु हुतुतु यानी कि कबड्डी। कबड्डी के अन्य नाम क्या है? चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू और छू किटकिट। ये कबड्डी के ही नाम है। कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी कोर्ट में और 5 रिजर्व में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों बहनें हैं और मुंबई में रहती हैं। ये पहले ये कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। अब कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आपको याद रखना है, इनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। ये 12 वर्ष की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। इन्होंने कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें 11 स्वर्ण पदक शामिल हैं। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला एथलीट हैं। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और 1999 में पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये वेट लिफ्टर हैं, ये तो आपको याद रखना ही है। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। इस एक वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो पाठ 11 है फुलवारी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल साल में कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं। फूल खाए भी जाते हैं। कौन कौन से फूल खाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, ये होती है केरल के फूल की सब्जी। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। आगे लिखा है इत्र के लिए मशहूर जिला। कौन सा जिला मशहूर है? तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। पास के इलाकों से यहाँ ट्रकों में भर भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं।
मधुबनी चित्रकला, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य से इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम बिहार के जिले मधुबनी के नाम पर रखा गया। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां की दीवारों पर और आंगन में इस चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। यहाँ आप ये मधुबनी चित्रकला देख भी सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ भी आप मधुबनी चित्रकला देख सकते हैं। ये मैंने एनसीईआरटी से ही चित्र लिया है। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। अगला लेसन है बसवा का खेत। तो बसवा कर्नाटक के बेलवनका गांव में रहता है। बसवा के पिताजी किसान हैं। बसवा के अप्पा, तो कर्नाटक में पिताजी को अप्पा कहा जाता है। तो ये आप याद रखना है। प्याज की फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं। खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए बसवा के इलाके में खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये होती है खूंटी। प्याज के बीजों को बोने के लिए बसवा के अप्पा कुरगे का इस्तेमाल करते हैं। बैल कुरगे को खींचते जाएंगे और पीछे पीछे जो इनके पिताजी हैं बीज डालते जाएंगे। तो ये होता है कुरगा। बीज बोने के बाद लगभग 20 दिन बाद प्याज के छोटे छोटे पौधे खेतों में दिखाई देने लगते हैं। फसल के साथ कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं। उन्हें खरपतवार कहा जाता है। फसल तैयार होने के बाद जमीन से निकाल लिया जाता है प्याज को। यदि समय अधिक हो जाए तो ये सड़ जाते हैं। तो प्याज की फसल तैयार हो जाती है और उसे जल्दी से जमीन से निकाल लिया जाता है, क्योंकि यदि समय अधिक होगा तो ये सड़ने लगेगा। इल्गे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया जाता है। ये होता है इल्गा। अगला लेसन है चू चू करती आई चिड़िया। तो इसमें चिड़ियों के घोंसलों के बारे में बताया गया है और इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। पहले गिजू भाई बधेका के बारे में जान लेते हैं। तो गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखते थे। इन्हें मूंछों वाली माँ भी कहा जाता है। ये है गिजू भाई बधेका। अब पक्षियों के घोंसलों के बारे में आपको क्या याद रखना है। जो इंडियन रॉबिन है, जिसे कलचड़ी कहते हैं, तो यह पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। यह अपना घोंसला नाजुक टहनियों, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बनाती है। तो ये इस तरीके से पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बना लेती है। ये होती है इंडियन रॉबिन। कौआ अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौआ लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से घोंसला बनाता है। ये कौए का घोंसला आप देख सकते हैं। कोयल, तो कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती। ये बात आपको याद रखनी है। ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। ये कौए के घोंसले में अंडे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। फाख्ता बनाती है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। ये होती है फाख्ता और ये कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाती है। कभी कभी ये मेहंदी की मेड़ में भी बना लेती है, जो मेहंदी का पेड़ होता है उसमें। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। ये होती है गौरैया। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाता है। ये आप देख सकते हैं कबूतर को। बसंत गौरी, तो बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके उसमें अंडे रखती है। ये होती है बसंत गौरी। पेड़ के तने में छेद कर लेती है और उसी में अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया, तो दर्जन आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच में थैली जैसी बना लेती है और उसी में अंडे देती है। यही उसका घोंसला है। शक्करखोरा जो होता है, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो इस तरीके से ये बनाती है। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन इसी तरीके का घोंसला शक्करखोरा बनाती है। वीवर, तो वीवर जो होता है, नर वीवर कई घोंसले बनाता है। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है जो उसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। ये अपने घोंसले लालटेन की तरह लटकते हुए बनाती है इस तरीके से। तो आपको अंतर क्या याद रखना है। जो शक्करखोरा होता है, ये छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकता हुआ घोंसला बनाता है और जो वीवर होता है, ये ऊंचे पेड़ पर भी बना लेता है, लालटेन की तरीके से लटकता हुआ
घोंसला, और नर बीवर घोंसले बनाता है और कई घोंसले बनाता है, मादा पसंद करती है। तो ये पूछा जाता है, ये बीवर के बारे में आपको याद रखना है। चील ऊंची शाखाओं और ऊंचे स्थान पर घोंसला बनाता है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर चट्टानों की दीवारों में बनाता है, चट्टानों की दरारों में, सॉरी, बनाता है, दरारों में, दीवारों नहीं, दरारों में ये अपना घोंसला बनाता है। ये होता है गिद्ध, ये चट्टानों की दरारों में अपना जगह देख लेता है, उसी में ये घोंसला बना लेता है। और उल्लू, तो उल्लू किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। पेड़ का कोई खोखला भाग होता है, उसी में अपने अंडे रखता है। तो घोंसलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये आप याद रखिए। अब जानवरों के दांतों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, आपने देखा होगा, ये पत्तों के काटने के काम आते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो जो आगे के दांत होते हैं ये छोटे होते हैं, क्योंकि ये पत्तों को काटने के काम आते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ये आप देख सकते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है, और ये पूछा भी गया है प्रश्न, सांप अपना शिकार पूरा निगलता है, चबाता नहीं है। और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये दांतों से कुछ ना कुछ काटती या कुतरती रहती है ताकि ये घिसते रहें, इसीलिए आपने देखा होगा ये हमेशा कुछ ना कुछ काटती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले लेसन में पानी से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, जैसे भीमा संघ। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोग पानी की कमी के कारण परेशान थे। पानी की समस्या के कारण गांव के लोग शहर की तरफ जाने को मजबूर थे। गांव की पंचायत ने लोगों से इस बारे में बात की। यहाँ की पंचायत की खास बात है कि इसमें बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी शामिल किया जाता है। इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। भीमा संघ ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी की समस्या का हल ढूंढ निकाला। अब वहां के लोगों को गर्मियों में भी गांव छोड़कर शहर नहीं जाना पड़ता। भीमा संघ आज भी है और आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। जड़ों के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है, जड़ों से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। जड़ों के प्रकार कितने हैं, तो 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ये होती है मूसला जड़, इसमें एक मुख्य जड़ होती है और उसी से छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। और ये होती हैं रेशेदार जड़ें, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, आप देख सकते हैं। जड़ों के कार्य क्या क्या हैं, पानी और खनिजों का अवशोषण, पौधे को स्थिर रखना, भोजन का भंडारण करना। घास की जड़ें, तो घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कई गुना जमीन के नीचे फैला होता है। और घास में रेशेदार जड़ें होती हैं, यानी कि कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, यह बात आपको याद रखनी है, रेशेदार जड़ें होती हैं। अब बरगद की जड़ों से प्रश्न पूछा जाता है और पहले पूछा भी गया है, मैंने प्रैक्टिस में लिया भी था। तो बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। और आपको क्या याद रखना है कि बरगद की जो जड़ें होती हैं वे भोजन का भंडारण नहीं करती, और यही प्रश्न में पूछा गया था। अब आगे रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया गया है और इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये होता है रेगिस्तानी ओक, इस चित्र में आप देख सकते हैं। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे तक जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। स्थानीय लोग ये बात जानते हैं, जब कभी भी उस इलाके में पानी की कमी हो जाती है या पानी नहीं रहता तो लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में याद रखना है। अगला लेसन पढ़ लेते हैं, मिड डे मील। मिड डे मील के बारे में बताया गया है। तो मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसे नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। आगे लिखा है बिहू का त्योहार, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। तो माघ बिहू
14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहा जाता है। इस दिन अस्थायी शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं। ये होता है भेला घर। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। यहाँ सामूहिक भोज का आयोजन भी किया जाता है। ये होते हैं बोरा चावल। और बोरा चावल से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि ये असम में खाए जाते हैं और ये पकने पर चिपचिपे यानी कि स्टिकी हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और महिलाएं इस त्योहार पर पाट और मेखला चादर पहनती हैं इस तरीके से। तो ये त्योहार असम में मनाया जाता है। बिहू त्योहार आपको याद रखना है। आगे पोचमपल्ली के बारे में बताया गया है और पोचमपल्ली से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में मुख्तारपुर गांव है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को भी पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो इलाका है इसका नाम ही पोचमपल्ली है और यहाँ पर जो बुनाई की जाती है उसको भी पोचमपल्ली कहते हैं। इस गांव में रहने वाले काफी पुराने समय से यह कार्य कर रहे हैं। बुनाई करने के लिए धागों को सुंदर रंगों में रंगा जाता है और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाई जाती है। धागे की गट्ठियां कड़े पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियां, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई। तो आपको क्या याद रखना है कि जो पोचमपल्ली है ये तेलंगाना राज्य में है। जो पोचमपल्ली कस्बा है वह तेलंगाना राज्य में है। पाठ 24 है दूर देश की बात। अबू धाबी के बारे में इसमें बताया गया है। तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी है। अबू धाबी और इसके आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं। आपको याद रखना है अबू धाबी में। यहाँ आप चित्र में देख भी सकते हैं। आगे लिखा है यहाँ पेड़ और हरियाली नहीं है, सिर्फ खजूर का पेड़ यहाँ पाया जाता है क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। ये खजूर के पेड़ आप देख सकते हैं। यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल पाया जाता है। यहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा है। ये बात आपको याद रखनी है। अबू धाबी में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, उनमें बड़े बड़े शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं। खिड़कियों को बंद रखा जाता है ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके की इमारतें वहां पर होती हैं। गर्मी के कारण वहां के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। इससे तेज धूप से बच जाते हैं। इस तरीके से अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। यहाँ के लोग अरबी भाषा बोलते हैं और ये दिरहम मुद्रा जो है इसका नाम आपको याद रखना है मुद्रा का। इससे प्रश्न पूछा गया था। अगला लेसन है फौजी वहीदा। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और यही प्रश्न पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा गया था कि जब परेड होती है तो पीछे टुकड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। इनके नाम में प्रिज्म शब्द इनके पिता ने दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी इसी तरह अपनी पहचान बनाए। तो क्लास 4th हो गया कंप्लीट। इतने ही टॉपिक क्लास 4th में इंपॉर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। वो सभी टॉपिक मैंने आपके रिवीजन करवा दिए हैं। अगले लेसन में फौजी वहीदा के बारे में बताया गया है। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। ये थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गांव से हैं। यह गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और ये प्रश्न पूछा गया है।
तो आपको टुकड़ियों की संख्या याद रखनी है 4। इस पूरी परेड में यानी कि पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं। इनके नाम में प्रिज्म शब्द इनके पिता ने दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वे चाहते थे कि उनकी बेटी इसी तरह अपनी पहचान बनाए। तो क्लास 4th के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब चलते हैं क्लास 5th वाले नोट्स पर, और उसमें जो भी नोट्स मैंने बनाए थे उन सबका रिवीजन भी जल्दी से करवा देते हैं। तो क्लास 5th का पहला लेसन है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि चींटियां चलते समय जमीन पर ऐसा रसायन यानी फेरोमोन्स छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से मनुष्य को ढूंढ लेता है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये होता है रेशम का कीड़ा। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। यानी ये 2 अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। इनकी आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं, और जब ये बिल्कुल सामने देखते होते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपने सिर को बहुत अधिक हिलाते हैं। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि कई पक्षी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर से देख लेते हैं। जो चीज मनुष्य को 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चीलबाज, गिद्ध, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन पर हुए कंपन को ही महसूस करते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने यह इलाका खाली कर दिया था। इस जाति के लोग सुनामी के कहर से इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। ये डॉल्फिन है, आप चित्र में देख सकते हैं। बहुत से जंतु किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं और कई महीनों तक दिखाई नहीं देते, जैसे छिपकली सर्दियों के मौसम में अचानक ही कहीं गुम हो जाती है। स्लॉथ के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, इससे भी प्रश्न पूछा गया है पहले। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है, ये होते हैं स्लॉथ। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। इस तरीके से सोते हैं ये, आप देख सकते हैं चित्र में। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे पास के पेड़ पर चले जाते हैं। ये सप्ताह में एक ही बार सोच के लिए नीचे उतरते हैं पेड़ से, और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। तो इतना स्लॉथ के बारे में याद रखिए। बाघ से प्रश्न पूछा जाता है और बाघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं कि बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख पाते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में चलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं।
तो बाघ के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब जानवरों के शिकार के बारे में कुछ तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं कि हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहानी सपेरों की, तो सपेरों के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है और सांपों के बारे में। तो कालबेलिया, ये लोग बीन बजाते हैं और सांपों को बीन की धुन पर नचाते हैं। ये लोग कालबेलिया कहे जाते हैं। इनकी जिंदगी सांपों से जुड़ी हुई है और ये कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाई एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं। ये अपने पास एक टिन का डब्बा रखते हैं जिसमें कई रोगों की दवा होती है। ये सभी जड़ी बूटियां जंगल से इकट्ठी करते हैं। दवाइयों के बदले लोग इन्हें कभी अनाज तो कभी पैसे देते हैं। जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो लोग इन्हें बुलाते हैं क्योंकि ये सांप के काटने की दवा देते हैं। ये लोग बचपन से ही सांप पकड़ना जानते हैं। सांप को ये अपनी पूंजी समझते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को ये अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। कालबेलिया नृत्य में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये होती है कालबेलिया नाच की एक मुद्रा यहाँ पर, और ये चित्र मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। आगे लिखा है, अब सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। जहरीले सांपों के प्रकार आपको याद रखने हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरीके के सांप ही जहरीले हैं: नांग, करैत, दुबोया और अफाई। ये नांग है, ये करैत है, ये दुबोया है, ये अफाई है। तो सांप तो बहुत तरीके के पाए जाते हैं, कई प्रकार के सांप भारत में पाए जाते हैं, लेकिन जहरीले 4 तरीके के ही होते हैं और इन चारों के आपको नाम याद रखने हैं: नांग, करैत, दुबोया, अफाई। आगे बढ़ते हैं। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत ही जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई यानी सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। आगे लिखा है नांग गुम्फन। तो नांग गुम्फन क्या है? ये डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये होता है नांग गुम्फन। बीन पार्टी की बाजे कौन कौन से हैं? तो बीन, तुम्बा और खंजरी, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों यानी कि बीन, तुम्बा और खंजरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं और ये भी प्रश्न पूछा गया है तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चखने से पचने तक तीसरा लेसन है। जीभ हमें स्वाद को पहचानने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाते हैं। यानी कि ये वाला जो भाग है इससे हमें कड़वा स्वाद पता चलता है। ये जो किनारे का भाग आप देख रहे हैं इससे हमें पता चलता है खट्टा स्वाद। इससे नमकीन और अग्रभाग से हमें मीठा भाग पता चलता है, मीठा स्वाद। जीभ के अलग अलग भाग अलग अलग प्रकार के स्वाद को बताते हैं। जब उल्टी, दस्त होने के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, इससे शरीर को ताकत मिलती है। खिड़की वाला पेट। तो खिड़की वाले पेट की कहानी मैंने आपको सुनाई ही थी, लेकिन इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा है कि सन 1822 में 18 वर्ष का एक फौजी पेट में गोली लगने के कारण जख्मी हुआ। उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे मार्टिन का जख्म ठीक हो गया पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत सी खिड़की बन गई है। तो डॉक्टर ने मार्टिन के पेट पर कई प्रयोग किए और पाचन क्रिया से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए। अगला लेसन है, इसमें चीजों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। लिखा है आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनाते हैं। जब अचार बनाया जाता है तो उन्हें कांच के बर्तन में रखते हैं और अचार रखने से पहले कांच के बर्तन को अच्छी तरह सुखाया जाता है। यदि किसी बर्तन में थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो अचार खराब हो जाता है, यानी कि नमी नहीं रहनी चाहिए जिस भी पात्र में आप अचार रखना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को
मामिडी तांड्रा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चीजों को 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए हम कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं कि दूध को उबालते हैं। दूध को उबाल कर रख दिया जाता है तो वह खराब नहीं होता। पके हुए चावल तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं और प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। आगे लिखा है ब्रेड का खराब होना। तो खराब ब्रेड पर जो रोएदार हिस्से दिखते हैं वो फफूंदी होती है और इसका कारण नमी होता है। अगला लेसन है बीज बीज बीज, यानी बीज के बारे में बताया गया है। तो पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जो बीज हल्के होते हैं वे हवा की मदद से उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तथा कुछ हमारे कपड़ों और जानवरों की खाल से चिपक कर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इतना तो आपको याद रखना है। प्रश्न बनेगा कीटभक्षी पौधे से, तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस यानी कि घटपड़ी सबसे ज्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है और यही आपको याद रखना है कि यह भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले जाते हैं। ये होता है कीटभक्षी पौधा घटपड़ी। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अन्य कीटभक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं? पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडर वर्ट है, सनड्यू है, कोबरा लिली है, बटर वर्ट्स है, सारासीनिया है, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। वेल्क्रो क्या होता है? तो सन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेल्क्रो बनाया था। वेल्क्रो से दो सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज आती है। इसका प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में किया जाता है। सब्जियां कौन कहाँ से आया है, इससे प्रश्न पूछा जाता है और ये आपको याद रखनी है। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है? हरी मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। अफ्रीका से भिंडी और कॉफी। यूरोप से बंद गोभी और मटर। चीन से सोयाबीन। भारत में पैदा होने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में पैदा हुई हैं सब्जियां और फल कौन कौन से हैं? बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी। और फल कौन कौन से हैं? आम, संतरा, बेर, केला। ये सभी क्या है? ये भारत में ही पैदा हुए हैं। और चाय का संबंध असम से है, तो ये भी याद रखना है। पाठ 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया। गढ़सीसर से प्रश्न पूछा गया था। गढ़सीसर के बारे में क्या क्या याद रखना है कि जैसलमेर के राजा गढ़सी ने लगभग 650 वर्ष पूर्व लोगों के साथ मिलकर गढ़सीसर को बनवाया था। मीलों तक फैले गढ़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। इसमें 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। जब पहला तालाब भर जाता तो पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता। जब वह भी भर जाता तो पानी उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता। इसी क्रम से पानी नीचे वाले तालाब तक पहुंचता। ये गढ़सीसर आप देख सकते हैं। गढ़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल हुआ करते थे। आज के समय में गढ़सीसर उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बना दी गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाले पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। बावड़ी के बारे में क्या याद रखना है? ये होती हैं बावड़ियां, आप देख सकते हैं चित्र में। तो बावड़ियों को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसमें सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। पुराने जमाने में लोग काफले बनाकर लंबे सफर करते थे। लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए ये सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा तब इन बावड़ियों को याद किया गया। कुछ साल में पानी की समस्या कम हुई तो बावड़ियों को भुला दिया गया। तो ये सीढ़ीदार कुआं होते हैं, ये आपको याद रखना है। अलबेरूनी से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लगभग 1000 से भी ज्यादा साल पहले अलबेरूनी भारत आए थे। अलबेरूनी जिस देश से आए थे आज उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। अलबेरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अलबेरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में भी लिखा था। अलबेरूनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है और यह अरबी भाषा में लिखी गई है और ये आपको याद रखना है। तरुण भारत संघ के बारे में भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है।
तो तरुण भारत संघ राजस्थान में स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है। इस संघ की स्थापना 1975 में हुई थी। तरुण भारत का संबंध जल संरक्षण से है, नदियों को पुनर्जीवित करने, वर्षा जल संचयन, जल संसाधनों की रक्षा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से। तो ये प्रश्न पूछा गया है और जल संरक्षण की दिशा में तरुण भारत संघ ने अनेक कार्य किए हैं। दड़की माई जो राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली हैं, ये हैं दड़की माई। ये इनका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये राजस्थान के अलवर जिले की रहने वाली हैं। इनके गांव में पानी की समस्या थी। गर्मियों में कुएं सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। तरुण भारत संघ की मदद से दड़की माई और अन्य लोगों ने मिलकर तालाब बना लिया और पानी की समस्या हल हो गई। तरुण भारत संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है और यही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पानी के प्रयोग। तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वह बहुत ज्यादा होता है। आगे लिखा है नींबू और अंडे का नमकीन पानी में तैरना। तो नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। इसी तरह अंडा नमकीन पानी में तैरता है और साधारण पानी में डूब जाता है। आगे लिखा है लोहे की कील पानी में डूब जाती है और कटोरी तैरती है। क्यों तैरती है? चलिए पढ़ लेते हैं। लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि कटोरी पानी में तैरती है। इसका कारण है कि लोहे की कील द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके भार से कम होता है, इसलिए कील डूब जाती है। जबकि कटोरी द्वारा हटाए गए पानी का भार उसके वजन के बराबर होता है, इसलिए कटोरी तैरती रहती है। दांडी यात्रा। तो सन 1930 में गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी और नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी, तो समुद्र तट है जो दांडी के समुद्र तट से एक लंबी यात्रा इन्होंने शुरू की थी। तो जो दांडी समुद्र तट है वह कहाँ पर है? तो वह अहमदाबाद में है, ये आपको याद रखना है। मच्छरों के बारे में क्या क्या याद रखना है? पाठ 8 है मच्छरों की दावत। तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। खून की जांच द्वारा मलेरिया का पता लगाया जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया की दवाई के बारे में, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। रोनाल्ड रोस। तो रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में ताक झांक की और यह बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मच्छरों के बच्चे। तो मच्छरों के छोटे बच्चे दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। ये पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखते हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। मच्छर साफ पानी में अंडे देते हैं। एनीमिया क्या है? तो जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, जैसे पालक है, मूली है। गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। पाठ 9 में क्या बताया गया है? तो पाठ 9 में बताया गया है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में की गई थी। यहाँ पर एडवेंचर कोर्स और माउंटेनियरिंग कोर्स कराए जाते हैं। तो ये उत्तरकाशी में है, ये आपको याद रखना है। आगे ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां दी गई हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। तो ये ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं, ये आपको याद रखनी है। बछेंद्री पाल के बारे में क्या क्या याद रखना है? तो बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं।
ये आपको याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ये भी आपको याद रखना है। नेपाल देश में ही है ये, यानी कि नेपाल देश का ही भाग है। महत्वपूर्ण शब्द क्या है? पिट ऑन विशेष प्रकार के खूंटे, स्लिंग एक तरह का हुक होता है और रैपलिंग होता है चट्टान से उतरना। आगे बढ़ते हैं। गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किले के बारे में क्या क्या याद रखना है कि गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है। इस किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने कराया था। इसे भारत के सबसे उत्कृष्ट गढ़ों में से एक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका निर्माण काकतीय वंश ने कराया था। यह किला उस समय की शानदार नवाबी संस्कृति का प्रतीक है। किले की बाहरी दीवारों में 87 बुर्ज हैं। किले की दीवारें मोटी हैं और विशाल दरवाजा लगा है। किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। औरंगजेब की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ किले पर हमला करने आई थी, पर किले में घुस नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। किले में एक तोप रखी है जिसका इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। यह तोप कांसे से बनी है। कांसा तांबे और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, यानी कि जो कांसा है वह तांबे और टिन की मिश्र धातु है। म्यूजियम क्या होता है? तो म्यूजियम वह स्थान होता है जहां पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं। म्यूजियम में पुराने बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि ऐतिहासिक वस्तुएं रखी जाती हैं। अगले लेसन में सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है और भारतीय मूल की पहली महिला है जो अंतरिक्ष गई थी वह है कल्पना चावला। ये दूसरी हैं। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का कीर्तिमान स्थापित किया है। जून 1998 में नासा में इनका चयन हुआ। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2007 में इन्होंने कक्षा में रहते हुए बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी। सुनीता विलियम्स के अनुभव। अंतरिक्ष में एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते। यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरकर पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों के रूप में उड़ता फिरता। खाने के पैकेट भी उड़ते रहते। अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। पाठ 12 है, पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। जमीन के अंदर गहराई में तेल का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों का प्रयोग करते हैं। गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। जो तेल निकाला जाता है वह गहरे रंग का और गाढ़ा बदबूदार होता है और इस तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। पेट्रोलियम से ही केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, ग्रीस, कोल तेल प्राप्त होता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। भारत में तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं? भारत में असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में तेल के भंडार हैं। देश में पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। पाठ 13 है, इसमें घरों की विशेषताएं बताई गई हैं। तो सबसे पहले लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ ही दिखते हैं और चारों तरफ सूखा ठंडा मैदान दिखाई देता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख में स्वागत को जूले कहा जाता है। चांगथांग इलाका, तो चांगथांग इलाका लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना सुनसान और पथरीला इलाका है। ऊंचाई पर होने के कारण इस इलाके में सांस लेने में कठिनाई होती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का अर्थ है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। अब चांगपा कौन है? तो चांगपा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह नहीं रहते। ये अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे भरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। ये जानवर पालते हैं। उन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन। चांगपा अपनी सबसे बड़ी पूंजी भेड़ बकरियों को ही मानते हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ऊंचा परिवार का स्तर माना जाता है। रेबो क्या है? तो चांगपा अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। टेंट तिकोने आकार का होता है। टेंट बनाने के लिए चांगपा याक के बालों से बुनाई करके पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ दिया जाता है। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी होती हैं। इस टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना है। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने की जगह होती है जिसे लेखा कहते हैं। पश्मीना शॉल, तो पश्मीना शॉल से भी प्रश्न पूछा जाता है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जगह जितनी ठंडी और ऊंची होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा नरम होंगे।
इस बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और ये शॉल बहुत पतले होते हैं। इस शॉल की बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। अब घरों की विशेषताएं लिखी हुई हैं जो आपको याद रखनी है क्योंकि इनसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो लद्दाख में घर 2 मंजिला बनाए जाते हैं। घर पत्थरों के बने होते हैं। इस तरीके से बनाए जाते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं तथा फर्श और छत लकड़ी से बनाए जाते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर परिवार के सभी सदस्य रहते हैं और निचली मंजिल में जानवरों को और जरूरी सामान रखा जाता है। जब अधिक सर्दी होती है तो परिवार के सदस्य भी नीचे की मंजिल में रहने चले आते हैं। निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं लगी होती। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं। श्रीनगर में लोग पहाड़ पर, पानी पर और तरह तरह के घरों में रहते हैं। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई लगभग 9 फीट होती है। ये होते हैं हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद होता है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। ये होता है खत्म बंद। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में डोंगे तैरते रहते हैं। इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं और इनमें कमरे भी अलग अलग होते हैं। ये होते हैं डोंगे। यहाँ के पुराने घरों में जालीदार खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। ये होती हैं जालीदार खिड़कियां। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो यहाँ आमतौर पर घर लकड़ी या पत्थर के बनाए जाते हैं क्योंकि ये पर्वतीय इलाका है और यहाँ ठंड अधिक होती है। इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। असम में मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। इससे बारिश के दौरान घर में पानी नहीं भरता और बाढ़ के दौरान पानी घर के अंदर नहीं आता। ये घरें जो छतें होती हैं घर की, ये ढालू होती हैं और मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि असम में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं या मजबूत बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो असम में बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और घरों के भीतरी भाग भी लकड़ी के बने होते हैं। छतें पेड़ के तनों से तिरछी यानी ढालू बनाई जाती हैं। राजस्थान में घर मिट्टी के बनाए जाते हैं। घर की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की गर्मी अंदर प्रवेश ना करे और घर ठंडा रहे। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। इस तरीके से घर बनाए जाते हैं राजस्थान में। इग्लू क्या है? तो एस्किमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। अगला लेसन है जब धरती कांपी। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात राज्य में एक विध्वंसक भूकंप आया था जिसने कच्छ, भुज, अहमदाबाद जैसे इलाकों को तहस नहस कर दिया था। करीब 3 मिनट तक धरती डोलती रही और देखते ही देखते कच्छ और भुज मलबे में तब्दील हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में बड़ा भूकंप आया था। अब भूकंप क्या होता है? तो भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। विशाल भूकंप भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ जाते हैं। भूपर्पटी एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। एक दूसरे से रगड़ और टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इसी कारण विक्षोभ उत्पन्न होता है और यह विक्षोभ भूकंप के रूप में पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है। भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप से बचाव क्या है? तो यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऊंची और भारी वस्तुओं से दूर रहें क्योंकि ये आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। और यदि आप घर के बाहर हैं तो क्या करना चाहिए? भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें और धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें। भूकंप लेखी क्या है? तो भूकंप तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है।
रेक्टर पैमाने पर 7 से अधिक तीव्रता के भूकंपों को खतरनाक भूकंप माना जाता है। पाठ 15 है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये बात आपको याद रखनी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पाठ 16 है कौन करेगा यह काम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया भर में बाबा साहब के नाम से मशहूर हैं। बाबा साहिब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में देश का संविधान तैयार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 17 है फांद ली दीवार। तो अफसाना बास्केटबॉल की खिलाड़ी है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना सीख लिया था। इनके कोच का नाम नूर खान था। अफसाना मुंबई नागपाड़ा इलाके की रहने वाली हैं और ये जिस प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी उसका नाम है बच्चू खान प्ले ग्राउंड। बाद में अफसाना मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की मजबूत खिलाड़ी बन गई। ये टीम है इनकी, आप देख सकते हैं। पाठ 19 है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं ऊंधियों। गुजरात में ऊंधियों का मतलब होता है उल्टा। सन 1997 से 2005 तक लगभग 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। इसका कारण कर्ज और खेती में हुआ घाटा था। अगला लेसन है किसके जंगल और ये लेसन इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सूर्यमणि के बारे में जान लेते हैं। सूर्यमणि झारखंड राज्य की रहने वाली हैं जो झारखंड के कुडुख आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचा करता था। उनकी माँ बांस की टोकरी और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। सूर्यमणि ने स्कॉलरशिप प्राप्त करके बीए पास किया। कॉलेज में उनकी मुलाकात वासवी दीदी से हुई जो एक पत्रकार थी। सूर्यमणि ने वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम किया। सूर्यमणि ने 21 वर्ष की उम्र में वासवी दीदी के साथ मिलकर एक केंद्र खोला और इसका नाम रखा तोरांग। कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ है जंगल। ये आपको याद रखना है। जंगल अधिकार कानून के बारे में क्या याद रखना है। तो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी ग्राम सभा करे। आगे लिखा है मिजोरम में खेती की लॉटरी। तो जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के सुंदर बर्तन में पर्ची रखी जाती है और उनमें से एक पर्ची को निकाला जाता है। एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसे एक टीन जमीन कहा जाता है। चेराव नाच मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक है और ये प्रश्न पूछा गया था पहले। इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। झूम खेती के बारे में क्या याद रखना है। यह खेती भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसमें खेती नहीं की जाती। इस जमीन पर जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़ते नहीं बल्कि गिराकर वहीं जला दिया जाता है और जो राख मिलती है उसे जमीन में ही मिला दिया जाता है क्योंकि राख खाद का काम करती है। जमीन को जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। एक ही खेत में सब्जियां, मकई, धान बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास को उखाड़ते नहीं बल्कि गिराकर मिट्टी में ही मिलने दिया जाता है। फसल पकने पर त्योहार मनाया जाता है। मटर के पौधे पर प्रयोग। तो ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्हें पढ़ने का शौक था पर ये परीक्षा से डरते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण इन्होंने एक मठ में रहकर मंक यानी मुनि बनने का सोचा ताकि आगे की भी पढ़ाई का मौका मिल सके। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर इन्होंने बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े एकत्र किए और एक नई बात खोज निकाली। जो खोज इन्होंने की थी यह उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के बाद वैज्ञानिक उनके प्रयोग को समझ पाए। उन्होंने पाया था कि मटर के पौधों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना,
पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पोलियो के बारे में क्या याद रखना है कि पोलियो विषाणु से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता। पोलियो की वैक्सीन की खोज डॉक्टर जोनास साल्क ने की थी। डॉक्टर अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित पोलियो वैक्सीन मौखिक पोलियो वैक्सीन है, जिसे ओपीवी कहा जाता है। पूरन पोली क्या है? तो पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं जो त्योहार पर बनाई जाती हैं। और संपूर्ण रिवीजन आपका पूरा हो गया है एनसीईआरटी का क्लास 4th और 5th का। तो पूरा रिवीजन मैंने इस एक वीडियो में करवा दिया है। यदि भूल भी गए होंगे तब भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, टेंशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप बहुत अच्छा करेंगे और आप इस बार एग्जाम में जरूर पास होंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईवीएस में तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। और पेपर सेकंड में साइंस मैंने पढ़ाया है पेपर सेकंड के लिए, तो साइंस वाले भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये दोनों सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करवाए हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और आप अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इस बार जरूर एग्जाम में पास होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।